हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 7 यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, इसको कवर कर रहे हैं। और इसमें हमने देखा अब तक कि 12 से लेकर 30 जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें 6 आर्टिकल्स के बारे में हमारा संविधान बात करता है, जो हर एक नागरिक को दिए गए हैं, उनको हमने कवर किया है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे जो अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो कैसे कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है उनको द्वारा से लागू कराने के लिए, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स come under the Article 32 of the Supreme Court. यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैड द पावर टू इशू द writs ऑफ द फॉर द पावर, जिसके जो राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है। तो इसी को कहा जाता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि एक संवैधानिक उपचार दिया गया है। यानी कि यदि कोई भी बीमारी है तो उसके लिए जो दवा दी जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे इसमें कि हमें जो अधिकार दिए हैं, हमारे अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन होता है तो उनको पुनः वापस पाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि अगर फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और यदि कोई ऐसा प्रोविजंस नहीं होता जो उनके लागू, उनका उल्लंघन होने पर अगर लागू द्वारा से कैसे कराया जाए, तो ये बिल्कुल ही एक मीनिंगलेस हो जाती है, यूजलेस हो जाती है और वर्थलेस हो जाती है। इसीलिए इनकी एनफोर्समेंट के लिए एक मशीनरी का दिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि यदि इनका उल्लंघन होता है। इसीलिए आर्टिकल नंबर जो 32 है वो कन्फर्ट्स ये बताता है कि राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन, यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 32 पावर देता है उसे उपचार के लिए कि या उनकी द्वारा से उसे लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से देखें तो आर्टिकल 32 इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, जो कि प्रोटेक्ट करता है अप इटसेल्फ ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं एंजॉय करने के लिए, ठीक है, उनमें आर्टिकल 32 एक अपने आप में फंडामेंटल राइट्स है। और इसीलिए आर्टिकल जो 32 है, इसको हमारे जो फाउंडिंग फादर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि ये जो आर्टिकल है बिना जिसके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विल न्यूलिटी, यानी कि बिल्कुल खाली रहता है। इसीलिए इसको हमारा संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको मार्क करनी है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को हमारा संविधान का हार्ट एंड सोल कहा गया है, तो वो है आर्टिकल नंबर 32। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि समय समय पे बताया कि आर्टिकल 32 क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्यों बनाया गया है, भाई क्या कारण था कि जैसे नॉर्मल आर्टिकल्स हैं उनके आर्टिकल्स में इसको रख देते। तो मेन कारण क्या था कि एक ऐसा आर्टिकल्स है जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। भाई बेसिक स्ट्रक्चर का, बेसिक फीचर का अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सभी आर्टिकल्स जिनमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर्स हैं संशोधन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 32 को उस कैटेगरी में रखा गया है। एंड hence it cannot be abridged और टेकन अवे इवन बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 32 या मौलिक अधिकार जो हैं उनको संशोधन के माध्यम से भी नहीं लिया जा सकता। अब इसके संबंध में जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रोविजंस वगैरह पहले बता रखे हैं। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो बताते हैं कि आर्टिकल 32 एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल्स है। क्या कहता है आर्टिकल 32 कि जो राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटेड, यानी कि हमारे जो राइट्स हैं उसमें एक राइट है कि राइट टू मूव द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट को जाने का हमारा जो अधिकार है, इसके किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। तो ये हमारे पास राइट है, आर्टिकल 32 बताता है। दूसरा बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इश्यू कर सकता है क्या, डायरेक्शंस, ऑर्डर, रेट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो आर्टिकल 12 से 30 तक हमारे दिए हुए हैं उसको किसी को भी लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, ठीक है। और क्या है, डायरेक्शन, निर्देश दे सकता है। अब ये कैसे किया जाएगा, 4-5 माध्यम, 5 तरीके के रिट्स होती हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस, दूसरी मंडामस, प्रोहिबिशन, सेरियोररी, क्यो वारंटो, यानी इन रिट्स के माध्यम से किसी व्यक्ति के जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसको उसे पुनः वापस दिलवाता है। तीसरा पॉइंट बताता है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी दूसरी कोर्ट को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है एनी अदर कोर्ट, यानी किसी भी अदर कोर्ट को इशू कर सकती है कि वो डायरेक्शन या ऑर्डर या रेट्स जो है इसी तरीके के जारी कर सकता है। यानी कि अभी तक हम जो पावर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट भाई 226 जो हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226 है, जिसके अंतर्गत वो रेट इशू करता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट करता है 32 के अनुसार। तो इसके अलावा कोई दूसरा कोर्ट भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये उसे पावर दे सकती है कि भाई आप भी फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रेट वगैरह जारी कर सकते हैं। तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है।
चौथा पॉइंट आता है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो एक अधिकार है कि हमारे जब अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उनको लागू कराने के लिए जो कोर्ट जाते हैं, तो ये जो हमारा राइट है इसको सस्पेंड नहीं किया, मतलब हमको नहीं रोका जा सकता है कोर्ट जाने से, लेकिन रोका भी जा सकता है उन प्रावधानों का जो संविधान में दिए हुए हैं। अब ऐसे कौन से प्रावधान है जो हमें हमारे कोर्ट जाने से रोकते हैं? तो इसमें बताया गया है सीधे कि नेशनल इमरजेंसी, यानी कि आर्टिकल नंबर 356, 369 क्या बताता है, 359 बताता है कि जब किसी भी एरिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो या राष्ट्रपति रूल हो, ऐसे समय पे क्या है उनके एनफोर्समेंट के लिए, यानी कि राइट टू मूव द कोर्ट है ना, उस पर सस्पेंड किया जा सकता है, ये अधिकार को रोका जा सकता है। तो ये 4 प्रोविजंस हैं जो आर्टिकल नंबर 32 को एक स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, साथ ही साथ जुडिशरी को पावर देते हैं कि वो इस संबंध में स्टेप लें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, गारंटर है। गारंटर और डिफेंडर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, हमारे जो नागरिक हैं उनका मूल रक्षक कौन माना गया है, किसे माना गया है, सुप्रीम कोर्ट को। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल पावर है। ओरिजिनल का पावर मतलब है कि जो व्यक्ति एग्रीड सिटीजन है वो सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना कि वे ऑफ द अपील, यानी कि तो हमारी एक जुडिशरी में क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है कि पहले हम बात करें सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लोअर कोर्ट्स क्या है कि जो हमारे 1 से लेकर 3 साल तक के जो मुकदमे हैं, 3 साल तक की सजा के जो प्रावधान से आपराधिक मामले उनकी सुनवाई करते हैं। उसके ऊपर आता है क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, 7 साल और आजीवन कारावास तक की है, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करता है, हाई कोर्ट। उसके ऊपर है हाई कोर्ट और फिर है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है, बल्कि ये क्या है, दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हायरार्की में इसको ऐसे रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति के जो राइट्स का उल्लंघन हुआ है वो पहले हाई लोअर कोर्ट्स में आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करे कि भाई हमारे केस की सुनवाई कर लो। तो ऐसा नहीं है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जो ग्राउंड लेवल पे है वो सीधा उठकर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि भाई ऐसे-ऐसे मेरा जो अधिकार है, या सपोज़ करो मुझे बोलने का अधिकार है, वो मुझसे छीना जा रहा है, तो सीधे से वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बिना किसी अपील के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, भाई पर्पस क्या है आर्टिकल नंबर 32 का। तो मेन पर्पस इसका क्या है कि जो गारंटी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, समरी और स्पीडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकारों का उनका प्रोटेक्शन करना। तो वो प्रोटेक्शन कौन करता है, आर्टिकल नंबर 32। तो यहाँ पर क्या है कि ओनली केवल जो फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो केवल फंडामेंटल राइट्स की बात करता है उन्हीं के लागू के संबंध में आर्टिकल नंबर 32 का यूज किया जाता है, और किसी अन्य पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। अन्य पर्पस का मतलब क्या है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। सपोज करो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल राइट है। स्टैट्यूटरी राइट्स है, किसी कंपनी में काम करना या किसी सरकार के अधीन जो है काम करना। कस्टमरी जो रीति रिवाज से राइट, जैसे हिंदू है, मुस्लिम जो कस्टम्स होती हैं इनमें अपनी अलग अलग कस्टम्स होती हैं, तो इनके संबंध में ये लागू नहीं होता है। तो ये लागू होता है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यदि कोई वायलेशन होता है किसी भी फंडामेंटल राइट्स का, तो सिन क्वे नन का मतलब क्या है कि उनकी एक्सरसाइज के लिए जो राइट्स दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में उसका यूज किया जा सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्यों रोका गया है उसे एंजॉय करने से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन केस ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि लागू कराने के संबंध में जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का एक ओरिजिनल है, ना कि एक्सक्लूसिव। अब ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है, देखो ओरिजिनल का मतलब है किसी एक पर्सन को पावर दे देना कि भाई आप ही एक सबसे हायर अथॉरिटी हो कि इस मामले में आप ही सुनवाई करोगे। एक्सक्लूसिव का मतलब भी ये किसी दूसरे व्यक्ति को भी पावर नहीं देना, केवल एक ही पर्सन के पास रख देना। तो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल तो है, वही सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो यदि आपको उल्लंघन हुआ है तब, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूसिव ये नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स के केस में सुनवाई कर सकते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 226 है वो उनको पावर देता है कि वो इस संबंध में डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर हैं, रेट वगैरह इश्यू कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है, उनका वायलेशन हुआ है, तो वो पर्सन जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो जा सकता है कहाँ, हाई कोर्ट जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट।
वो जैसी उसको उचित लगे, बढ़िया लगे, उसे पता लगे उसके घर के पास में हाई कोर्ट में अच्छी सुनवाई हो सकती है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, अन्यथा वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कई बार कहा है कि अपने रूलिंग्स में कि जो हाई कोर्ट से अगर अवेलेबल है तो अंडर आर्टिकल 226 यानी कि 226 में हाई कोर्ट को पावर दी गई है, तो जो भी पर्सन्स है उसको पहले जो है वो हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कह दिया कि नहीं आप हाई कोर्ट जाओगे तब सुप्रीम कोर्ट आओगे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर है, और गारंटर होने का मतलब क्या है कि पर्सन्स जो है वो सीधे तौर पर तुम्हारे पास आएगा, उसकी इच्छा है वो हाई कोर्ट जाए या ना जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टाइप ऑफ रेट से, यानी कि रेट कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या उनका स्कोप होता है, कहाँ कहाँ वो लागू की जाती हैं। रेट्स बहुत तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछी जाती हैं। अदर एग्जाम्स के लिए आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कितने टाइप्स की होती हैं, लेकिन अगर पीसीएस वगैरह है तो उसमें आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखने के लिए आपको डिटेल भी आनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर जो 32 है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है। वहीं आर्टिकल नंबर 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है कि ये जो 5 तरीके की जो रेट्स हैं उनको इश्यू कर सकता है। अगेन जो पार्लियामेंट है वो पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है क्या, कि आर्टिकल 32 के अंदर वो किसी भी एनी अदर, देखो यहाँ पे वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, एनी अदर कोर्ट, यानी कि एनी अदर कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हटकर कोई दूसरी कोर्ट है, उनको ये पावर दे सकता है कि भाई आप ये रेट जारी कर सकते हो। लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें, अभी हम जी रहे हैं 2026 में, और 2026 की बात करें तो केवल हमारे यहाँ दो ही ऐसी संस्थाएं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है एक हाई कोर्ट। इनके पास पावर है कि यही जो है वो इस संबंध में रेट वगैरह इशू कर सकते हैं, किसी भी दूसरे कोर्ट के पास पावर नहीं है। लेकिन जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, यानी कि 1950 से पहले की यदि हम बात करें, तो जो हाई कोर्ट थे, 3 हाई कोर्ट थे, कलकत्ता का हाई कोर्ट, बम्बई का हाई कोर्ट और मद्रास का हाई कोर्ट। इन तीनों के पास पावर थी कि रिट इश्यू कर सकते थे, और किसी के पास नहीं थी पावर कि वो इस संबंध में रिट इश्यू कर सकें। लेकिन अभी हम देखें 226 में हाई कोर्ट इश्यू करते हैं, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, और 25 हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इश्यू कर सकते हैं। अब ये रेट रेट तो बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, इसको देखें तो हमने ये कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट में कि भाई हमारे जो फैक्ट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिए गए एक दूसरे प्रोविजंस दूसरे देश के संविधानों से, तो ऐसे ही इंग्लिश के जो लॉ है, यानी कि ब्रिटेन का, देखो ज्यादातर हमने क्या है कि ब्रिटेन से मेजर पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो ये भी जो रेट का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया है। अब ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो राजा हुआ करता था वहाँ का, वही एक जस्टिस का काम करता था, यानी कि ये माना जाता था कि राजा कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी गलत काम का मतलब है गलत निर्णय नहीं कर सकता है। एक इतना बड़ा दर्जा ब्रिटेन में राजा को दिया जाता था, यानी कि उसे कह सकते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना गया है, ठीक है, कि उससे बढ़ के कोई है ही नहीं। धीरे-धीरे ये जो पावर थी जस्टिस की वो किसको ट्रांसफ़र की गई थी? हाई कोर्ट्स को। अब हाई कोर्ट्स ने इस संबंध में क्या है कि सुनवाई करना शुरू कर दी थी, अपना निर्णय देना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों की जो आज़ादी है, रे राइट्स, यानी वही कब जब राजा क्या है कि राजा भी उस तरीके के राइट्स वगैरह या लोगों को एक न्याय देगा अगर उसे लगता है जो उसकी इच्छा की हो। मैं नहीं, राजा नहीं चाहेगा कि भई मेरे मुझसे ऊपर कोई हो या लोगों को ज़्यादा आज़ादी मिले, ठीक है? उस समय पे राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे कि जो उनकी नज़र में ठीक है वो ठीक है, चाहे वो पब्लिक की नज़र में गलत हो या नैतिकता के तौर पे देखें वो गलत हो। तो यही इसी के लिए हाई कोर्ट्स, ब्रिटेन में हाई कोर्ट वगैरह को पावर दी गई। उन्होंने भी धीरे-धीरे लोगों की जो लिबर्टीज़ है उसको सिक्योर सुनिश्चित करा जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इसीलिए उनको पावर दी गई कि वही वो भी हाई कोर्ट जो है वो इश्यू कर सकते हैं रेट। अब हमने रेट पढ़ी थी, अब हमने ये भी पढ़ लिया कि आर्टिकल नंबर 226 क्या कहता है और आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है। अब अगर हम बात करें कि रेट ज्यूरिडिक्शन की, भाई रेट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कैसे अंतर है? भाई अलग, दोनों को अगर पावर दी गई है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, ऐसा तो है नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट एक हाई अथॉरिटी है वो उसको हाई कोर्ट को दोनों को इक्वल कर दिया गया हो, नहीं। तो यही डिफरेंस, पहला डिफरेंस यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है रेट, केवल और केवल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओनली, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को इशू कराने के लिए, उनको लागू कराने के लिए ही राइट रेट इशू करता है। जबकि हाई कोर्ट क्या होता है, इशू करता है रेट नॉट ओनली द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पसेस। फॉर एनी अदर पर्पस का मतलब क्या है कि लीगल राइट है हमारे, जैसे वोट देने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, ठीक है, किसी से बात करने का अधिकार है, प्रॉपर्टी का अधिकार है, इनके संबंध में भी हाई कोर्ट रेट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रेट इशू करने की पावर है वो बहुत ही, उसका जो स्कोप है वो बहुत नैरो है इन कंपैरिजन ऑफ द हाई कोर्ट।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, मतलब श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो कोर्ट। और इधर देखिए अगर बात करें तो गुजरात का जो पोरबंदर से लेकर आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ तक जो है वो इंडिया के किसी भी कोने में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, यहाँ तक वो यहाँ रेट इशू कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो रेट इशू करते हैं किसी भी पर्सन जो कि उसके जुरिडिक्शन में रह रहा हो या अगेंस्ट अ गवर्नमेंट के, ठीक है। लेकिन अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बाहर वो कब करते हैं, केवल और केवल जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। यदि कोई भी घटना, सपोज करो ये हम बात करते हैं यूपी की, कोई भी घटना इस यूपी में घटित हुई है और वो पर्सन बी जो है वो यहाँ से एक्शन करने के बाद, इंसिडेंट करने के बाद पहुंच जाता है बिहार, तो ऐसे में जो है वो यूपी का जो हाई कोर्ट है वो रेट इश्यू करेगा, ठीक है, इस बंदे के लिए जो बिहार में रह रहा है। यानी कि ये उसी केस में की जाती है जब कोई घटना उस टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत घटी हो तब। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, अब जो रेमेडी दी गई है अंडर आर्टिकल 32, वो अपने आप में क्या एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं कर सकता है इसको इशू करने के लिए। दूसरी तौर पे क्या है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट गारंटर और डिफेंडर माना गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जबकि आर्टिकल 226 क्या बताता है कि वो हाई कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट इशू ही करे रिट, वो मना भी कर सकता है इशू करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 32 ये कंपेल करता है, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी मना नहीं करेगा भाई रिट वगैरह इशू करने के लिए। अब हम देखते हैं भाई जो हमारे टाइप्स हैं, रिट को टाइप कितने तरीके की, 5। तो पहली सीरीज में आती है हेविस कॉर्पस। हेविस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ के रखा है वो सामने पेश किया जाए, और पेश किसके द्वारा किया, किसके अगेंस्ट, कोर्ट में। यानी कि कोर्ट ये आदेश देता है कि जो पर्सन या जिस पर्सन ने किसी पर्सन को डिटेन करा है कि भाई उसको उसके सामने प्रोड्यूस किया जाए। अब इसका मेन कारण क्या होता है इसको प्रोड्यूस करने का भाई, कि उस डिटेंशन की लीगैलिटी को जानने के लिए कि आपने किसी व्यक्ति को जो डिटेन करके रखा है कि वो कितना लीगली ठीक है या नहीं है। यदि कोर्ट ये मानता है कि अगर डिटेंशन इज इलीगल है, गलत तरीके से है, ठीक है, तो आदेश दे देगा भाई उसको फ्री किया जाए, ठीक है। और अगर वो लीगल है तो फिर उसको आदेश दे देगा भाई उसको और जो है वो भी कैद रखा जाए। इस तरीके से देखें तो हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक प्रमोट करता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी डिटेंशन। अब ये आर्बिट्रेरी डिटेंशन किसकी वजह से, सपोज करो एक फैमिली में 10 मेंबर हैं और दूसरे परिवार में 2 मेंबर हैं। अब इनका इनसे झगड़ा हुआ, पता लगी 10 मेंबर से गए, एक मेंबर को उठा के ले आए यहाँ और इन्होंने बताया नहीं है। अब ये मेंबर जाता है कोर्ट में, भाई मेरा भाई उठा के ले गए, उसको पता नहीं रहे ये कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा आप 10 लोग हो और 10 लोग जाके पावर दिखा रहे हो, अपनी बॉडी लेके आओ हमारे पास, लेके आओ, अन्यथा फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये इस तरीके से क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हेविस कॉर्पस को किस किस के अगेंस्ट जो है इशू किया जाता है, तो दोनों ही, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, दोनों के अगेंस्ट जो है इसे इशू किया जाता है। लेकिन कब कब इशू नहीं किया जाता है, तो जब किसी को व्यक्ति को डिटेन किया गया लॉफुली। दूसरी बात, ये किसी पर्सन ने कंटेम्प्ट लेजिस्लेचर या कोर्ट, यानी कि अवमानना की है न्यायालय की या विधानमंडल की, उसकी कार्रवाई के संबंध में अगर किसी को डिटेन किया जाता है। दूसरा है कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट, जिस कोर्ट ने इसको ऑर्डर दिया है कि भाई हाँ उसने कोई एक प्रोसीडिंग्स वगैरह देखी, कोई क्रिमिनल या कोई सिविल मैटर्स है, उसमें उसने उसकी हियरिंग की और माया उसे दोषी पाया गया है, तो उसमें एक्यूज्ड पर्सन है उसको ऑर्डर दे दिया गया वैसे 2 साल की सजा, 3 साल की सजा, ऐसे संबंध में जो है वो उसे जो है इशू नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज की, कौन सी है भाई, मंडामस, यानी कि मंडामस। मंडामस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब है एक निर्देश दिया जाता है, और निर्देश देखो कौन देता है, वही कमांड। अगर हम बात करें आपके घर में, तो आपके जो बड़े मेंबर्स होते हैं, फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वही छोटे मेंबर्स को कमांड करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जो कोर्ट होता है, कोर्ट इश्यू करता है पब्लिक ऑफिसर्स को, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी कि जो सरकारी पद पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनसे ये जानने के लिए कि भाई जो आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप परफॉर्म क्यों नहीं, यदि वो व्यक्ति फेल हो जाता है ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ऐसा करने में असमर्थ क्या रहे, क्या कारण है। तो ये कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। अब किस किस के अगेंस्ट की जाती है,
तो पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल है और यहाँ तक कि सरकार के भी अगेंस्ट की जाती है। सपोज़ करो कोई भी घटना हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है? जैसे अभी मॉब लिंचिंग वगैरह केस बहुत आते हैं, तो सरकार कोई अगर एक्शन नहीं लेती तो कोर्ट वगैरह भी पूछ सकता है सरकार से, भई आओ बताओ हमें आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जो इतनी जो बेगुनाहों की जो डेथ हो रही है, उनकी मॉब लिंचिंग में हत्या हो रही है, तो उस पर आप कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये सरकार के अगेंस्ट भी इश्यू कर दी जाती है। अब जो मंडामस है उसको कब-कब इश्यू नहीं किया जा सकता है, तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इश्यू नहीं किया जा सकता है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई भी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, ठीक है तब। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी काम होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं किया जाता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नर है, राज्य के जो गवर्नर है और राष्ट्रपति जो हैं, उनके अगेंस्ट भी कभी इसको इश्यू नहीं किया जाता। अभी देखो ये क्या है, एक बहुत ही एक रेपुटेड पोस्ट होती है, ठीक है? प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर्स हैं या हाई कोर्ट की खुद जुडिशरी की जो जजेस वगैरह हैं उनके अगेंस्ट। क्योंकि यार इनसे क्वेश्चन मतलब जो एक देश के कानून को देख रहे हैं, उनके अगेंस्ट इसको इश्यू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को रोकना। अब ये कब कौन रोकता है? जब ये इश्यू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को या जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन। यानी कि जो छोटे-छोटे लोअर कोर्ट्स होते हैं कि जब कभी भी वो उन्हें लगता है कि वो अपने न्यायिक क्षेत्र से हटकर कोई डिसीजन दे रहे हैं, तो उन्हें रोकती है और उन्हें याद दिलाती है कि, "भाई ठहरो आप, आपका ये जहाँ तक आपका जो क्षेत्र है वहाँ तक ही आप निर्णय दे सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तरीके के इस तरीके से कहते हैं कि ये प्रोटेक्शन है वो डायरेक्ट करता है कि इनएक्टिविटी को रोकता है प्रोहिबिशन। अब जो रेट है प्रोहिबिशन की वो इश्यू की जाती है केवल और केवल क्या है जुडिशरी बॉडी से। भाई देखो निर्णय कौन देता है? निर्णय देने का काम किसका है? जुडिशरी का। जुडिशियरी। अरे पेन चल जा। जुडिशरी। जुडिशरी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को वही देखती है भी कहाँ तक कितना सही है, नहीं है। तो इनको भी एक डिफाइन किया गया है कि एक सीरीज़ बनाई गई है, हायरार्कीज़ है। ठीक है? तो अगर ये भी अगर अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर डिसीज़न देने लगेंगे तो फिर तो काम कौन जो हायर अथॉरिटीज़ है उनके पास कोई जाएगा नहीं। तो इसीलिए जो है कि इनको एक इन पर एक लिमिटेशंस वगैरह लगाता है। अब पहले क्या हुआ था पहले हुआ करता था कि केवल जुडिशरी की एक्शंस जो होती, उनके अगेंस्ट ही इसको इश्यू किया था। लेकिन अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इनके इसी उद्देश्य से भी इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरियोरारी। सेरियोरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड यानी बताना या किसी भी चीज़ को प्रमाणित करना। प्रमाणित करने से मतलब क्या है कि हाई कोर्ट के द्वारा हायर कोर्ट्स होती हैं उनके द्वारा इश्यू की जाती है लोअर कोर्ट्स को या ट्राइब्यूनल्स को आइदर टू परफॉर्म अ केस पेंडिंग यानी कि जो लोअर कोर्ट्स होती हैं उनमें जब कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? या कोई भी ऑर्डर जो है वो स्क्वैश हो जाता है। तब ये इश्यू की जाती हैं कि भई आपके पास जो भी केस पेंडिंग है, चाहे तो वो लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन की वजह से हो यानी कि उनके पास उसे सुनने की जो क्षमता है वो क्षेत्र नहीं है या उस केस में कोई भी एरर हो लॉ का। तो इसके संबंध में है तो जो है वो सेरियोररी जो इश्यू की जाती है लोअर कोर्ट्स के लिए यानी कि हायर कोर्ट्स कहते हैं भई ये जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पास केस है, वो हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करो अपने पास पेंडिंग में मत रखो क्योंकि तुम्हारे पास ये सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अब 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेरियोरिटी जो इश्यू की जाती है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द यानी कि कोई भी अब ऐसा नहीं कि सरकार के अगेंस्ट या जुडिशियल के अगेंस्ट इसको किया था, ये किसी भी एक प्रशासनिक अथॉरिटी भी है, अगर वो किसी भी व्यक्ति के राइट्स को अफेक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट भी जो इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट है क्वे वारंटो। क्वे वारंटो का मतलब क्या होता है? क्वे वारंटो मतलब होता है व्हाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट यानी कि किस पावर से, किस अथॉरिटी से, किस वारंट से आप कोई काम कर रहे हैं। यानी कि लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस यानी कि जो भी व्यक्ति सरकारी पद पर है, उसकी लीगैलिटी जानने के लिए इसको इश्यू किया जाता है क्वे वारंटो। इट्स प्रिवेंट इल्लीगल उज़प्शन टू ऑफ पब्लिक यानी कि आजकल जो देखते हैं धँधाली होती है पेपरों में, एग्ज़ामिनेशन में देखो और वैसे भी हर चीज़ में देखो पैसे की रिश्वत जो खोरी जो बढ़ गई है, ये कहीं न कहीं सरकारी पद पर उसको रोकने का काम करती है। अच्छा ये जो
की जाती है, इश्यू की जाती है कोर्ट के द्वारा। तो इसको करने का काम क्या है, कोई भी पर्सन जो है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर उसको डाउट होता है ना कि ये जो पर्सन है इसने गलत तरीके से नौकरी हासिल की है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोर्ट में जा सकता है और तब जो है कोर्ट रिट इश्यू करेगा और जानेगा भाई हाँ, दिखाओ कागज़, दिखाओ कब पेपर दिया, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हो या नहीं हो कितना सही है। तो ये जो कोई वारंटू है वो जानने की कोशिश करती है कि सरकारी पद जो है वो कहीं गलत तरीके से तो नहीं लिया है आपने। तो ये 5 तरीके के रेट्स थी जो हमने कवर की हैं। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट में आर्म फोर्सेस में। यानी कि आर्मी का जो फोर्स होता है, आर्मी और उनका संबंध में फंडामेंटल राइट्स की क्या पावर होती है। तो देखो आर्टिकल नंबर 33 और 34। 34 बताता है मिलिट्री रूल के बारे में, जबकि 33 ये बताता है कि जो आर्मी वगैरह होती हैं, जितनी भी फोर्सेस होती हैं, आर्टिकल 33 बताता है कि जो आर्मी है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, पुलिस फोर्स है या हमारे यहाँ की खुफिया एजेंसी हैं और इसी तरीके की जितनी भी फोर्सेस जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम कर रही हैं, इनको फंडामेंटल राइट के एंजॉय करने से पार्लियामेंट इनको रोकती है। अब इनके पीछे मेन उद्देश्य क्या है, ताकि ये जो है वो डिसिप्लिन जो एक इनमें बना रहा है, अनुशासन बना रहा है और अपनी जो ड्यूटी है ना उसको पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज कर सकें। अब जो पावर है इसके संबंध में बनाने की अंडर आर्टिकल 30 वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, लेकिन किसके संबंध में, अपनी स्टेट की पुलिस फोर्स के संबंध में, पुलिस के संबंध में। और हर स्टेट की एक अपनी-अपनी क्या होता है कि जैसे ना पुलिस एक्ट होता है, ठीक है? पुलिस एक्ट में बताता है कि क्या-क्या राइट्स हैं, क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं। अब देखो पार्लियामेंट ने पास भी किया, जैसे आर्मी एक्ट 1950 में पास किया था, नेवी एक्ट है, एयर फोर्स एक्ट है, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शंस एक्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो एक्ट्स जो होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन मतलब रोकते हैं, क्या रोकते हैं कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो नॉर्मल पर्सन्स को आर्टिकल नंबर 19 प्रोवाइड करता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस बनाने का, या जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का, या कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग या डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा। अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम राइट टू स्पीच का, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हम बात ले करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या है कि कोई भी हमारी, जैसे अगर सपोज करो आर्मी है और जैसे अभी बात करें हमने ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने किया था, ऑपरेशन सिंदूर, अगर इन्हें एक परमिशन दे दी जाती है कि भाई आपको राइट टू स्पीच, फ्रीडम है स्पीच की, मतलब आप खूब डट के बोल सकते हो। तो ये क्या कि अगर मीडिया इनसे पूछती है भाई आपके क्या-क्या कदम जो उठाने जा रहे हैं या आगे की कार्रवाई कैसी करेंगे, तो ये डायरेक्टली क्या कि वो सीक्रेट जो भी सीक्रेट्स थे वो बता देते। अब इससे क्या है जो हमारी एनिमी कंट्री उसको मदद मिल जाती है कि वो ये एक्शन लेने जा रहे हैं। इसीलिए इन पर एक्शन लगाई जाती है कि आप सिर्फ उतना बोलोगे जितना आपको कहा जाएगा। ठीक है? और इसी तरीके से और सभी जो राइट्स हैं इनको एन्जॉय करने से रोका जाता है, ताकि मेन उद्देश्य जो है, जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया है, कम से कम वो तो ये मेंटेन कर पाएँ। अब जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, इसमें सभी आ जाते हैं, चाहे वो ऐसा नहीं है केवल जो ग्राउंड ड्यूटी करते हो, चाहे वो बार्बर हो, कारपेंटर हो, टेलर हो, चौकीदार हो, कुक हो, सब जो है वो इसमें आ जाते हैं। आर्टिकल 33 जो है वो ऑल्सो एक्सक्लूड करता है कोर्ट मार्शल, लेकिन ये है कि कोर्ट मार्शल को इस आर्टिकल से बाहर रखा गया है। अब मिलिट्री रूल और कोर्ट मार्शल जो है वो आर्टिकल नंबर 34 में कवर करता है, यानी कि वो इस आर्टिकल में नहीं आता है। कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कौन सा आर्टिकल जो हमारे मिलिट्री रूल के बारे में बताता है, तो आर्टिकल नंबर है वो 34। तो ये हमने पढ़ा भाई आर्टिकल नंबर 33। अब इसमें डिफरेंस बताए गए हैं, कुछ डिफरेंस की बात करें हम, ऊपर अगेन ये कि नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ, यानी कि मिलिट्री रूल, मिलिट्री का कानून और नेशनल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो जो मिलिट्री रूल होता है, यानी कि यहाँ पे केवल केवल फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट करता है ये, और किसी को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स तो अफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ में सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है, यानी कि रिलेशन कैसे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। दूसरा, इट सस्पेंड द गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लॉ कोड, यानी कि सरकारी और जो सामान्य कानून है न्यायालय वगैरह होते हैं, सब कुछ अफेक्ट हो जाता है जब किसी भी एरिया में मिलिट्री लगाई जाती है, मिलिट्री रूल लगता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, लेकिन जो मेजर कंट्रोल है वो किसके पास पहुंच जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। तीसरा है भाई, इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी, यानी किसी भी कारणवश जो उस राज्य की पुलिस है उसके द्वारा जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो स्थिति जब ज़्यादा बिगड़ जाती है, ये कब हो, जब दंगा वगैरह हो जाता है, तो स्थिति ऐसे हो जाती है कि भाई मिलिट्री को बुलाना पड़ता है। क्यों, अब मिलिट्री का मेन मकसद क्या है कि वो उनका एक
उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी हार्ड होती है कि वो एक तरीके से रहम खाते नहीं हैं। उन्हें देखिए कि अगर ये पर्सन जो है वो ज़्यादा ही जो गड़बड़ी कर रहा है या दंगा फसाद कर सकता है, ठीक है? तो उन्हें ताबड़तोड़ जो पकड़ा और धुनाई कर दी। ऐसा इसलिए इसीलिए तभी तो उन्हें बुलाया जाता है। तीसरा है कि इट कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स, यानी नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड पर लाई जाती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। ये ऐसे के ऐसे ही तीनों वर्ड याद करने हैं आपको, ठीक है? चौथा बताता है हमें कि इट इज़ इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक और एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे देश में किसी भी स्पेसिफिक एरिया से, सपोज़ करो ये हम बात करें, ये महाराष्ट्र है, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र का किसी पुणे डिस्ट्रिक्ट है, पुणे में पता लगी कि भाई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया, ये रथ यात्रा निकाल रहे थे, उसी पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और यहाँ पर तो जो पुलिस फोर्स है वो भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो आर्मी वगैरह जो पुणे क्षेत्र में मिलिट्री रूल लगाया जा सकता है। जबकि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है वो आइदर पूरी कंट्री में भी लगाई जा सकती है और किसी भी पार्ट में भी लगाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इट हैज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिलिट्री रूल के बारे में ज़्यादा डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया गया है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के बारे में पूरा एक डिटेल में चैप्टर भी है, डिटेल में बताया गया है। और डिटेल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 है, वो किसके बारे में बताता है कि नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सभी के बारे में डिटेल में ये चीज़ें बताता है। तो ये तो हो गया आर्टिकल 33 और आर्मी की जो फोर्सेस वगैरह हैं उनके संबंध में फंडामेंटल राइट्स। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34, यानी कि मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी भी एरिया में जब मिलिट्री रूल लगाया जाता है तो मौलिक अधिकार जो होते हैं नागरिकों के उन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 34 क्या बताता है? तो आर्टिकल नंबर 34 बताता है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, कि उन सभी मौलिक अधिकारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाता है कि जब किसी भी एरिया में मिलिट्री लॉ जो है वो लागू हो जाता है, ठीक है? अब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट पावर, ये पावर करता है पार्लियामेंट को, वो इंडेमनीफाई कर सकते हैं किसी भी सरकारी अफसर को या किसी भी अन्य पर्सन को, कोई भी उसने एक्ट किया, कोई भी ऐसा काम किया है जिससे कि कानून की व्यवस्था है वो बिगड़ने की संभावना है उस एरिया में जहाँ पर वो लगाया गया है। पार्लियामेंट जो है कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ड बाय द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, यानी कि उस इन्फ्लिक्टेड एरिया में कोई भी एक्ट किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया है तो उसको पनिश करने का जो पावर है वो कोर्ट को है, और उसको वैलिडेट कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट है भाई मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? तो ये जो है वो इंग्लिश के कॉमन लॉ से लिया है, यानी कि फिर से अगेन हमने ब्रिटिशर से ये लिया है। अब मार्शल लॉ की हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कोई डेफिनेशन तो है नहीं कि जो क्लियरली ये बताता हो कि ये चीज़ मार्शल लॉ है। लेकिन आर्टिकल नंबर 34 है वो ही बताता है। ये क्या बताता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, देखो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि हमारे एक रूल करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, एसपी होते हैं, डीएसपी वगैरह होते हैं, ठीक है? पुलिस प्रशासन है। तो ये एक हमारा जो प्रशासन कोर्ट कचहरियाँ होती हैं ये एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है। लेकिन जब स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि जब ये जो मशीनरी है पूरी तरीके से फेल हो जाती है और उस एरिया में कोई बाहर की जो मशीनरी आती है, बाहर मशीनरी का मतलब कोई मिलिट्री वगैरह आती है और वो अपने नियम कानून वगैरह लागू करती है, यानी कि उस एरिया के जो ऑर्डिनरी लॉ है वो उनको इनवैलिडेट कर देती है उनको, और उसकी जगह पर क्या है वो अपने जो लॉ वगैरह चालू करती है और फिर कंट्रोल करती है, तो इसी को मिलिट्री रूल कहा जाता है, ठीक है? देयर इज ऑल्सो नो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, यानी कि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि मिलिट्री रूल क्या है, लेकिन आर्टिकल 34 इकलौता है जो इसके बारे में बताता है। और ये कब लगाई जाती है? जब किसी भी एरिया में युद्ध हो जाए या इन्वेजन हो, इंसर्जेंसी हो, रिबेलियन हो, विद्रोह हो जाए, दंगे फसाद हो जाए या इसी तरीके की कोई हिंसक घटना होती हैं जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए मिलिट्री रूल लगाया जाता है। और जब कभी भी किसी भी एरिया में मिलिट्री रूल लगाया जाता है तो सभी जो पावर्स होती हैं वो मिलिट्री को दे दी जाती हैं कि वो जो चाहें नेसेसरी स्टेप ले लें, बस कानून व्यवस्था को दोबारा से बहाल कर दें, ठीक है? और ऐसे में उन्हें पावर दे दी जाती है कि वो किसी भी सिविलियन को पनिश कर सकते हैं, यहाँ तक कि शूट भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है, दी जाती है। अब ऐसा मेन मकसद भी है कि उन लोगों के अंदर एक डर बैठाने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है मिलिट्री को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगेन कहा है कि ये जो पावर है डज नॉट एप्सो फैक्टो का मतलब है कि जो रेट होती है हैविस कॉर्पस का इशू नहीं करने की जो पावर उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, यानी कि अब सपोज करो मिलिट्री के समय पर ही किसी भी एरिया में मिलिट्री लगा हुआ है और भाई 4 मिलिट्री वाले आए, इस पर्सन को उठा के ले गए। अब इस पर्सन के बारे में इसके परिवार को पता ही नहीं है, ले तो ले कहाँ गए?
ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी पर्सन्स को ऐसा लगता है कि तो उसके बारे में पता होना चाहिए उसके परिवार को, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रेट वगैरह इश्यू कर सकता है, आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करेगा। तो अभी हमने उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो हमने ऊपर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनको रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, जिन पर प्रभाव पड़ता है। अब किस-किस स्टेप से ये अफ़ेक्टेड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।